हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे हिंदी व्याकरण का वह भाग जहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साहित्य गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आवश्यक कंटेंट आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं संज्ञा, और संज्ञा से निश्चित रूप से चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसमें प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। तो मैं वो भी बताऊंगी कि आपको प्रश्न किस टाइप से मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देख लेंगे। संज्ञा की परिभाषा है, ये तो किताबी भाषा है, फिर भी मैं अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा दिया हुआ है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। ये तो देख ली आपने किताबी परिभाषा। आइए ऐसे देखते हैं, जैसे इसमें दिया है, जिन शब्दों से, वह शब्द जिस शब्द को बोलने से किसी व्यक्ति के नाम का पता चलता हो, या फिर किसी वस्तु के नाम का पता चलता हो, या फिर भाव के नाम का पता चलता हो, या फिर स्थान के नाम का पता चलता हो, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या है, संज्ञा है। और वह संज्ञा किस टाइप से है ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चित्रों में देख करके आप समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ऊंची मेज पर पुस्तक रखी है। तो आप देख रहे हैं इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा का बोध करा रहा है। बोध मतलब ज्ञान, या फिर हमको बता रहा है, या फिर हमें जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऊंची मेज पर, यह मेज अपने आप में क्या है, संज्ञा है, और पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है। इधर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, दूसरा है, आगरा में ताजमहल है। तो देख पा रहे हैं कि इसमें भी आगरा शब्द है और ताजमहल शब्द है। ये दोनों क्या है, किसी न किसी चीज़ का नाम है। तो आप ये समझिए, किसी भी चीज़ का नाम यदि आपको मिल जाए तो फिर समझिए वह आपका क्या है, संज्ञा है। वह क्या होगा, संज्ञा होगा। तो इसमें मेज जो है, मेज क्या है, ये जो निश्चित रूप से वस्तु है, तो यह क्या है, एक संज्ञा है। पुस्तक क्या है, ये भी एक वस्तु है, तो ये क्या है, संज्ञा है। आगरा क्या है, यह एक स्थान का नाम है, तो यह भी क्या है, संज्ञा है। और ताजमहल क्या है, यह एक इमारत का नाम है, तो ये भी आपका क्या है, संज्ञा है। तो बस आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, या स्थान का नाम यदि आपको मिलता है तो फिर आप समझ जाइएगा कि वह संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा संज्ञा में भी किस तरह का संज्ञा है, आइए नीचे देखते हैं हम। संज्ञा के वैसे भेद पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस बनता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। मुख्य रूप से तो 3 ही होते हैं, लेकिन अधिकांशतः एग्ज़ाम के आयोग द्वारा यह देखा गया है कि उसमें ये माना गया है कि संज्ञा के डायरेक्टली 5 भेद मान लिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। अगर सिर्फ ये पूछे कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं तो आप 3 बताएंगे, लेकिन जब मुख्य शब्द न लगाए और कहे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो फिर आप उस जगह पे आप 5 बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं संज्ञा के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। तो संज्ञा मुख्य रूप से इसके 3 भेद होते हैं। पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य रखेंगे कि पर्सनली कोई चीज़, सिंगल किसी चीज़ का इकलौता नाम है तो वो फिर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी यानी कि किसी भी जीव जंतु का, या फिर वस्तु या फिर स्थान विशेष का बोध कराता है। बोध से तात्पर्य आप समझिए ज्ञान कराता है या हमको जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराए, या फिर किसी भी प्राणी के नाम का बोध कराए, किसी भी जीव जंतु का, और फिर किसी भी वस्तु के नाम का बोध कराए, अथवा किसी स्थान विशेष का नाम का बोध कराए, तो फिर उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा
कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने। उदाहरण के रूप में आप समझने के लिए इसका देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं आप, मोहित, अरुण, अभिषेक, कविता, हर्ष, प्रिया इत्यादि। इसके जगह पे आप अपना नाम भी रख सकते हैं, अपने घर में किसी भी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो वहाँ पे आपको कौन सा संज्ञा लगानी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे नहीं कि सिर्फ किसी भी व्यक्ति का, यानी किसी वस्तु का भी नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन से लगानी है। जैसे किसी वस्तु में देख लें, यदि किसी किताब का नाम रख लीजिए आप, जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, ये सभी क्या है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है किसी एक व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी एक स्थान के बारे में हमको ज्ञान करा रहा है। तो फिर किसी भी वस्तु का नाम आए, किसी भी व्यक्ति का नाम आए तो फिर आप वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है उसी में देखिए, किसी स्थान का भी अगर हम बोध कहते हैं कि किसी विशेष स्थान का अगर हमें ज्ञान होता है उस शब्द के माध्यम से, तो वहाँ पे भी हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिलेगा। जैसे आप किसी भी जगह का नाम रख लीजिए, चाहे वो गांव हो, चाहे आपका जिला हो या आपका मंडल हो, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से मीन्स स्पेसिफिक, बिल्कुल इकलौता नाम आए, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वह स्थान का हो, या फिर भाव का भी नाम आ सकता है उसमें। जैसे गांधी जी का एक तरह से क्या चीज़ सबसे प्रिय था, तो अहिंसा चीज़ उनको बहुत ही प्रिय था। तो ये अहिंसा क्या है, एक तरह से भाव है, या फिर दुख सुख, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का स्पेशल, एक तरह से सिंगुलर कह लें, सिंगल एक ही चीज़ के लिए नाम आता है, एक ही नाम आता है, तो फिर वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो संज्ञा का भेद है वह है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। जब कोई संज्ञा शब्द किसी समूह अथवा जाति विशेष का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ये तो हो गई किताबी परिभाषा। अब देखिए मैं ये कह रही हूँ, जैसे ये क्या कह रहा है, कोई शब्द किसी समूह अथवा जाति विशेष का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वह समूह का बोध कराएगा। जैसे अगर हम, जैसे आप देख लीजिए, किसी लड़की का अगर हम नाम रख देते हैं, समझिए, जैसे किसी लड़की का नाम रख लीजिए आप, कविता या फिर और भी संगीता, पुनीता, जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन यदि हम उस लड़की का नाम ना रख करके सिर्फ ये कह दें कि लड़की, तो फिर यहाँ पे किसी एक लड़की का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उन सारी लड़कियों के समूहों का बात की जा रही है। तो फिर आप समझ लेंगे कि ये लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात यह किसी एक जाति विशेष का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पुरुष में आप नाम रख सकते हैं, महेश, गणेश, दिनेश, जो भी है। तो जब आप नाम रख दिए ना किसी भी व्यक्ति वस्तु का, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब तक स्पेसिफिक नाम नहीं आता है, वहाँ पे सिर्फ उस समूह का बोध कराने वाले शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी पर्वत का नाम नहीं रखा, सिर्फ ऐसे कह दिया कि पर्वत बहुत ऊंचा है, तो ये पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी स्पेशल पर्वत का नाम यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। जबकि अगर हम कह दें हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो ये आपका हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो अपने ही जाति के पूरे समूह का बोध करा दे उसको हम क्या कहेंगे,
जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी अपने जाति का, अपने जैसे और भी चीज़ों का ज्ञान करा दे। जैसे हम सिर्फ ये कह दें किताब, तो किताब क्या है, यह आपका एक जातिवाचक शब्द है। और यहीं पे अगर किताब के अंतर्गत हम नाम रख दें कि गीता, रामायण, तो ये क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जब नाम आ जाए ना स्पेसिफिक, तो वो फिर आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जब तक नाम नहीं आता है, उस पूरे झुंड का, पूरे समूह का बोध कराता है, ऐसा कोई शब्द आता है, तो वह आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा के भी भेद होते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के भेद आप देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तो यही दो भेद आपको देखेंगे, ऊपर मिलकर के 5 बन जाते हैं। तो किसी ज़्यादातर आयोग में 5 ही माना गया है। तो आप संज्ञा के अगर भेद पूछता है तो 5 लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, एक तो द्रव्यवाचक और दूसरा है आपका समुदायवाचक। तो द्रव्यवाचक किसे कहेंगे, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा दिया है, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध हो, तो फिर वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, पानी, लोहा, दूध, मिट्टी, सोना, चांदी, लकड़ी, पीतल इत्यादि, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक हैं। और द्रव्यवाचक को याद रखने का एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। जैसे जिस वस्तु को मापा या तौला जा सके वह किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जिसे भी आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं, वह सभी शब्द आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल में आपने देख लिया है, चाहे वो पानी किस में आ जाएगा, आपका द्रव है, द्रव्य में आ जाएगा। लोहा आपका पदार्थ में आ जाएगा, दूध आपका द्रव्य में, मिट्टी आपका पदार्थ या फिर पदार्थ में ही, सोना आपका पदार्थ, चांदी पदार्थ, लकड़ी पदार्थ, पीतल पदार्थ। अभी हम आगे देखेंगे भी कि द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखिए ना, जिसे हम माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, वह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। और समुदायवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिससे किसी समूह का या फिर समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कक्षा, टोली, भीड़, सेना, ये सभी क्या है, एक झुंड है, एक समूह में है। तो फिर यहाँ पे कौन सा संज्ञा होगा, समुदायवाचक संज्ञा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट में है आपका, ये थर्ड पार्ट है। संज्ञा के तीसरा भेद जो है वह है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है, यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव अथवा दशा इत्यादि का बोध हो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिससे किसी व्यक्ति के या फिर वस्तु का गुण दोष पता चले या उसके भाव का पता चले, तो फिर वहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा होगा। तो भाववाचक संज्ञा जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, उदाहरण के लिए दिया हुआ है, मिठास, प्यास, हंसी, बचपन, माधुर्य, ये सभी क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा है। ये सभी व्यक्ति के मन के भाव हैं। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पे व्यक्ति के मन की बात की जाए, जहाँ पे व्यक्ति के भाव की बात की जाए या किसी वस्तु के गुण दोष की बात की जाए, वहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा देखने को मिलेगा। अभी हम लास्ट में एक निष्कर्ष देखेंगे जहाँ पे आप समझ सकेंगे पांचों जो संज्ञा है उनको एक साथ।
तो अभी देखिए, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए, कुछ संज्ञा शब्द मूल रूप से ही भाववाचक होते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि किसी भी संज्ञा को दे दिया और फिर कहा कि इसे भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो कुछ तो मूल रूप में ही भाववाचक होते हैं, लेकिन किसी किसी संज्ञा को हमें भाववाचक बनाना पड़ता है। और यहाँ से क्वेश्चन ना जाने कितनी बार देखने को मिलेगा, आप खुद रियलाइज़ करेंगे जब क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, भाववाचक संज्ञा जैसे कुछ तो मूल रूप से होते हैं, जैसे सत्य, दया, ज्ञान, जन्म इत्यादि। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि भाववाचक संज्ञा हमको बनाना पड़ता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाववाचक संज्ञा हम कितने तरीकों से बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञा हम मुख्य रूप से, या ये कह लें कि 5 तरीकों से बना सकते हैं। किससे किससे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना सकते हैं, और फिर सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भी, और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और लास्ट में है अव्यय से। तो आइए देखते हैं कैसे हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे दास, देखिए आप यहाँ पे संज्ञा भी पहचानते चलिए। दास क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये कैसे जातिवाचक है? क्योंकि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम रख कर के ये नहीं बताया गया कि फलानी या फिर राम, मतलब या फिर मोहन किसी राजा का दास है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया है? यह दास। दास मतलब वो सभी दास दासियाँ जो किसी न किसी के अंतर्गत अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पे नाम नहीं दिया है ना, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। अब इसको भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो फिर दास से क्या बनेगा? दास्ता। देख रहे हैं आप? और फिर जैसे मजदूर देख लीजिए, मजदूर भी क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब मजदूर किसी एक व्यक्ति के बारे में तो बता नहीं रहा है, यह शब्द सारे मजदूरों की बात कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्री मिल में काम करते हो, चाहे वो खेती बाड़ी में काम करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मजदूरी करते हो, यह सभी मजदूरों का बोध करा रहा है। इसलिए यह अपने समुदाय के सभी लोगों का बोध करा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जान सकते हैं। और फिर इस जातिवाचक संज्ञा से मजदूर से हमें भाववाचक बनाना है, तो क्या बनेगा? मजदूरी। ठीक ऐसे शत्रु से शत्रुता। यहाँ से क्वेश्चन देखने को एकदम मिलेगा एग्जाम में, आप निश्चिंत रहिए और फिर पूरा वीडियो आराम से देखिए और आप पेपर उठा करके देखिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शत्रु शब्द दे दिया, पूछेगा कि शत्रु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिया, शत्रु, शत्रुता, शत्रुओं, और भी कुछ एक बना दिया, फिर आपसे पूछेगा कौन सही है। तो फिर शत्रु से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? शत्रुता। प्रभु से प्रभुता, क्षत्रिय से क्षत्रित्व, पात्र से पात्रता, जंगल से जंगलीपन, बूढ़ा से बुढ़ापा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बूढ़ा से बुढ़ापा। ये आप वीवीआई कर सकते हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ शब्द है। इंसान से इंसानियत, वीर से वीरता, निज से निजत्व, हिंदू से हिंदुत्व। ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक से तात्पर्य मीन्स कि वो अंदर के भाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए दूसरे स्टेप में हम देखते हैं सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। तो सर्वनाम जैसे सर्वनाम आप जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं भी जानते होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई गार्जियन है जो सारा देखभाल करते हैं, घर के सारे काम काज, सारे व्यक्तियों पे ध्यान रखना। अगर वो एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो फिर वो किसी न किसी को बता के जाते हैं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, तुम ये चीज़ देखते रहना। तो वह क्या हो गया? उसके जगह पे वो काम कर रहा है व्यक्ति, तो वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया।
एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके स्कूल में प्राचार्य जी रहते हैं सारी देखभाल के लिए, और प्राचार्य जी अगर कहीं चले जाते हैं किसी काम बस, तो वो किसी न किसी को उस कार्य के लिए सौंप कर जाते हैं कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, फलाना मेरा कार्य आज का देखेंगे। तो वो जो प्राचार्य जी की जगह पे कार्य कर रहे हैं ना, वही आपके क्या हुए, सर्वनाम हुए। ऐसे ही इस समझने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल दे दिया है, आप समझ गए होंगे। तो संज्ञा के सब जगह पे जिसका भी प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे हम कहें कि राम बाजार जा रहा है, एग्जाम्पल में देखिए, राम बाजार जाता है, तो फिर समझ सकते हैं यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा है। लेकिन हम नेक्स्ट सेंटेंस में कहें कि वह शाम को घर आया, वह शाम को घर आया, तो वह क्या है, आपका सर्वनाम हो गया। यानी कि राम बाजार गया सुबह में और फिर शाम को घर आया, तो वह वहाँ पे क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। तो ये देखिए, सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे देखिए, और इसमें आप स्व क्या है, सर्वनाम है, स्व मतलब खुद के लिए शब्द का प्रयोग होता है, इससे भाववाचक बनेगा स्वत्व। मम क्या है, ये भी सर्वनाम है, और मम से बनेगा ममता, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। सर्व से सर्वस्व, और फिर अपना से अपनापन। ये शब्द तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये अपना शब्द से अपनापन, ये भी कई बार एग्जाम्पल में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। निज से निजता या फिर निजत्व भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अहम से अहंकार। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब आगे विशेषण से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाना भी होता है। तो यहाँ देख लीजिए, अरुण क्या है, विशेषण है। विशेषण से क्या तात्पर्य है, विशेषण आप जानते हैं, विशेषण से मतलब है कि किसी व्यक्ति वस्तु के विशेषता की बात कही गई हो, और उस विशेषण से, उस विशेषता से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, अरुण क्या है, विशेषण है। ये किसका विशेषण है, एक तरह से कहें तो अरुण मतलब क्या होता है, लाल। और लाल किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ की विशेषता हो सकता है, किसी फूल की विशेषता हो सकता है। तो फिर ये अरुण से हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा, अरुणिमा। कृतज्ञ क्या है, ये भी विशेषण है, और कृतज्ञ से क्या बनेगा, कृतज्ञता। स्वतंत्र से स्वतंत्रता, कुपात्र से कुपात्रता, मधुर से माधुर्य। इसमें आप इसको ज़्यादा याद रख लेंगे, मधुर शब्द से माधुर्य भाववाचक संज्ञा बनता है। और अनुकूल से अनुकूलता, मीठा से मिठास, ये भी तो बहुत बार पूछा गया है। तो कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, और भी कई सारे एग्जाम्स में ये मीठा से मिठास भाववाचक संज्ञा बनाने को दिया है, तो आपका यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे, हरा से हरियाली, काला से कालीमा, एक से एकता। स्वस्थ से स्वास्थ्य, प्रतापी से प्रताप, परतंत्र से परतंत्रता, कमजोर से कमजोरी, कुशाग्र से कुशाग्रता। ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा हैं। तो इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। और उसमें भी मैंने जिसे कह दिया, जैसे आपका माधुर्य हो गया, मिठास हो गया, कुशाग्रता हो गया, और एक इसमें से, और ये आप याद रख लेंगे परतंत्रता। इसको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट देखिए, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो मैं बता ही दी हूँ शुरू में आपको कि 5 चीज़ों से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, और फिर आगे देखेंगे। अभी देखिए, क्रिया मतलब क्रिया से क्या तात्पर्य लगाते हैं आप, क्रिया से तात्पर्य है, अगर सरल शब्दों में कहें तो कार्य। तो कार्य से निश्चित रूप से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे हंसना आपका क्या है, क्रिया है, और इससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, हंसी। घबराना आपका क्या है, क्रिया है। और क्रिया को पहचानने का एक सरल तरीका मैं बता दूं, जिस भी शब्दों के अंत में अगर ना दिख जाए तो आप समझ जाइए वह क्रिया की बात कर रहा है। तो हंसना से हंसी, घबराना से घबराहट, चिल्लाना से चिल्लाहट, गाना से गान, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, ये सभी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आइए देखते हैं अभी इसमें नेक्स्ट है, जैसे ये देख लीजिए,
और भी कुछ क्रिया से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे आप देखिए, बोलना से बोल, बोलना से क्या बन जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा बोल। सजाना से क्या बन जाएगा सजावट। उभारना से क्या बन जाएगा उभार। और फिर बुनना से क्या बन जाएगा बुनाई। मारना से क्या बन जाएगा मार। और फिर बढ़ना से बढ़ोतरी। थकना से थकावट। ये तो आप इम्पोर्टेंट वेरी मार्क कर लेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट है। सोना से शयन। ये सभी आप, ये सजाना से सजावट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो आप ध्यान रखेंगे। जिस जिस शब्दों को मैं बता रही हूँ उसे तो आप खास करके याद रख लेंगे। ये लड़ना से लड़ाई, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा बना है क्रिया से। ये देखिए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा। अव्यय से क्या तात्पर्य है, अव्यय से मीनिंग है कि जो शब्द अपना रूप नहीं बदलता है, चाहे वो किसी के साथ भी आप इसका प्रयोग करें, वहाँ पे आपका उस शब्द का रूप नहीं बदले, जिसका व्यय न हो, मतलब वह खर्च न हो, एक तरह से कह लें। तो अव्यय से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक क्या है अव्यय शब्द है। ऐसा थोड़ी है कि एक जब आप किसी आदमी के साथ लगाएंगे तो इसका रूप बदल जाएगा, या किसी वस्तु के साथ लगाएंगे तो रूप बदल जाएगा, या फिर किसी भी चीज़ के साथ एक शब्द बोलेंगे तो इसका रूप थोड़ी बदलेगा। ये जैसे कि तैसे ही रहता है। अव्यय शब्द से तात्पर्य है ज्यों का त्यों, इसमें कोई परिवर्तन न होना, चाहे इसको संज्ञा के साथ लगाइए, सर्वनाम के साथ लगाइए, विशेषण के साथ लगाइए। ये अव्यय से तात्पर्य एक तरह से अविकारी शब्द जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अव्यय कह सकते हैं। तो एक से एकता, शीघ्र से शीघ्रता, जल्द से जल्दबाजी, देर से देरी, निकट से निकटता, समीप से समीपता, धिक से धिकार, मना से मनाही, नीचे से नीचाई, ये सभी आपका क्या है भाववाचक संज्ञा है। तो अभी हमने देख लिया है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा को कैसे हम एक तरह से कहें तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा, और लास्ट में अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीकों को, कुछ शब्दों को हमने देख लिया। आइए थोड़ा सा निष्कर्ष रूप में हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो यहीं पे देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा स्पेसिफिक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। जब भी किसी सिंगल एक चीज़ का नाम आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा वहाँ पे संज्ञा है। और संज्ञा में भी संज्ञा के भेद पूछे तो आप संज्ञा के वैसे मुख्य भेद कहे तो 3 बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर मुख्य शब्द न लगा करके पूछता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5। जब मुख्य कहे तो 3, और जब ये मुख्य शब्द हटा दे तो फिर आप बताएंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं 5। तो पांचों भेद कौन कौन से होते हैं एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वह होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया राम, श्याम, मोहन, रीना, गीता, सीता, या किसी वस्तु का नाम रख सकते हैं जैसे गीता, रामायण, महाभारत। ये सभी क्या है किसी न किसी वस्तु का नाम है। जैसे अगर किसी जगह का नाम रख सकते हैं जैसे आगरा आगरा, या फिर अपने शहर का नाम ले सकते हैं। यानी किसी भी स्पेसिफिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का जब बोध हो तो वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हमने पढ़ा था किसका जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद पढ़े थे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है पहचान। जातिवाचक संज्ञा में आप देखेंगे कि किसी भी शब्द से, यानी कि एक शब्द ऐसा आएगा जिससे उस पूरे जाति का बोध होगा। जैसे हम ये कहें एग्जाम्पल में विद्यार्थी, विद्यार्थी तो शब्द एक है लेकिन वह सभी पढ़ने वाले बच्चों का बोध करा रहा है। तो विद्यार्थी क्या है एक जाति है, यानी कि विद्यार्थी अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम कह लें अध्यापक,
तो अध्यापक भी अपने आप में यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और यहीं पे जब हम किसी एक अध्यापक का नाम रख देंगे ना, तो फिर वो आपका व्यक्तिवाचक बन जाएगा। तो समझिए कि ऐसे शब्द जो उस पूरे वर्ग विशेष का बोध कराता हो, पूरे समूह का बोध कराता हो, अपने ही वर्ग के समूह का, ये भी ध्यान रखना है, तो वहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हम ये कहें नदी, तो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम नदी में किसी एक नदी का नाम रख देंगे गंगा, तो यह आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सनली नदी की बात कही जाने लगी। ऐसे ही जैसे हम कह लें पर्वत, तो पर्वत भी क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब पर्वत में किसी एक पर्वत की हम बात करने लगेंगे, जैसे हिमालय हो गया या फिर और भी कोई पर्वत का आप नाम रख सकते हैं, तो फिर जब नाम रख लेंगे किसी स्पेशल पर्वत का, तो फिर वह आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जब भी वह अपने वर्ग या समूह, अपने ही जाति के लोगों का बोध कराए, तो फिर वहाँ पे कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। जातिवाचक के बाद हमने देखा है क्या, जातिवाचक के हमने दो भेद देखे हैं। जातिवाचक के कितने भेद देखे हैं हमने, दो भेद देखे हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, दो भेद कौन कौन से, एक तो द्रव्यवाचक, एक है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। दूसरा क्या है, समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में ध्यान रखेंगे वे सारी चीज़ें जिसे हम माप तौल सकते हैं। द्रव्यवाचक में क्या क्या आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जैसे लकड़ी का नाम दे दिया, लकड़ी, सोना, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसको साफ ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जिस भी वाक्य में ऐसा शब्द दिखे जिसे हम माप तौल सकते हैं, तो फिर वह कौन सा संज्ञा कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी आपके किसी न किसी रूप में हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद हमने देखा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, देखिए जातिवाचक और समूहवाचक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जातिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है कि यह अपने ही जाति के या अपने ही वर्ग के सभी वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध कराएगा। लेकिन समूहवाचक में क्या है कि वहाँ पे भीड़ दिखाई देगी और उस भीड़ में किसी एक ही वर्ग के लोग नहीं होंगे, और भी तरह के लोग उसमें शामिल होंगे। जैसे हम ये कह लें कि वहाँ भीड़ लगी थी, वहाँ भीड़ लगी थी, तो ये भीड़ शब्द क्या है आपका, समूहवाचक है। तो अब उस भीड़ में बूढ़े भी हो सकते हैं, बूढ़े भी, जवान भी, बच्चे भी, ये सभी आ सकते हैं। तो बस आप ये डिफरेंस रखिए, ध्यान रखिएगा कि समूहवाचक में आपका एक भीड़, एक ग्रुप का बात होगा और उस ग्रुप में और भी तरह के लोग होंगे, जबकि जातिवाचक में सिर्फ अपने ही वर्ग विशेष की जातियों का, अपने ही वर्ग विशेष वस्तुओं का वह क्या कराएगा, बोध कराएगा। और फिर एक और भेद हमने देखा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आप देख सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के गुण दोष या किसी वस्तु के गुण दोष की बात कही जाए, तो वहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे हम कहें कि मोहन बहुत ईमानदार है, तो मोहन की यहाँ पे किस विशेषता की बात की जा रही है, तो ईमानदारी की। तो ईमानदारी, यहाँ पे ईमानदारी उसकी क्या हो गई, एक तरफ पे यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। और एक तरह से ये भी है जिसको हमने देखा है कि भाववाचक संज्ञा कुछ तो मूल में होते हैं और कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो जैसे आपने देख लिया है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरीकों से किया जाता है, और इन सभी के एग्जाम्पल्स आपने देख लिया है। ये क्वेश्चन से पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो हम 5 तरीकों से, वो 5 तरीके कौन कौन से हैं अभी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ।
तो 5 तरीके वो कौन कौन से देखिए। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, विशेषण से भी बना सकते हैं और क्रिया से भी बना सकते हैं। यानी कि संज्ञा से जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और फिर अव्यय से, इन पांचों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक संज्ञा से अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो तब तक के लिए नमस्कार।